हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग सेक्शन 34 से 44 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 34 से 44 तक की वीडियो आपको अपलोड कर दी है। आज मॉर्निंग में ही हमने अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक होगा, वहाँ जाकर आप सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। ठीक है, और लगभग जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें मैंने कवर कर रखे हैं। अब एक्स्ट्रा जो बचेंगे वो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर है LK आडवाणी बनाम CBI। ठीक है, LK आडवाणी बनाम CBI। चलिए इसमें क्या था, इस मैटर को देख लेते हैं हम लोग। मैटर ये था LK आडवाणी वर्सेस CBI में, ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की सुसंगतता से संबंधित है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सेक्शन 34 में लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां किस सेक्शन में प्रावधान किया गया, तब आप बताएंगे सेक्शन 34 में यह प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए, ये जो केस है ये जैन हवाला डायरी केस के नाम से भी विख्यात है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जब आपसे ये पूछा जाए कि जैन हवाला डायरी केस के नाम से कौन सा वाद प्रख्यात है या फेमस है, तो आप बताएंगे LK आडवाणी वर्सेस CBI का मैटर था, यही जैन हवाला डायरी केस के नाम से विख्यात है। और इसके विषय में हमने बताया कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 पर यह निर्णित है, जिसमें न्यायालय ने निर्णित किया कि डायरी में किसी राजनीतिक नेता के नाम की प्रविष्टि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो सेक्शंस थे हमने बताया था आपको कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन है, स्टेटमेंट है, जिनका प्रावधान हमने बताया था आपको कि 34 से लेकर 38 में किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ने ब पर 1000 रुपये का वाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में ब को इस रकम का ऋणी दर्शाया। इस तरह की प्रविष्टि क्या है? सुसंगत नहीं है, सुसंगत है, साक्ष्य में इसका कोई मूल्य नहीं है, अस्वीकृत है। तो क्या होगा? सुसंगत है। ठीक है, चूँकि प्रविष्टि में दिखाया हुआ है, उसने अपनी डायरी में नोट किया हुआ है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? सुसंगत हो जाएंगी। चलिए ये सब कहाँ, किस सेक्शन के अंतर्गत? 34 के अंतर्गत, क्योंकि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ सुसंगत हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? तो कौन सी है? मैंने आपको 34 से 38 वो लेटर, वो शब्द पकड़ने के लिए कहा था कि वो शब्द आप पकड़ लीजिए, उससे आपका सेक्शन निकल जाएगा, आपका प्री का क्वेश्चन कभी रुकेगा नहीं। तो इसमें कौन सा है? विधि की पुस्तकों से संबंधित कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 38 है। ठीक है, हमने ये चीज़ बताई थी आपको कि विधि की पुस्तक जब आएगा तो आप सेक्शन 38 को मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है? देखिए ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि सेक्शन 39 जो है ये सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई। 39, देखिए अभी तक इन्होंने 34 से 38 में कुछ ही क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूं कि 34 में हमने क्या पढ़ा था? लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ। 35 में क्या पढ़ा? लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में। 36 में मानचित्र, चार्ट और रेखांकन के विषय में पढ़ा था हमने। 37 में पढ़ा था अधिनियम या अधिसूचना के विषय में। और 38 लास्ट में क्या पढ़ा था? विधि की पुस्तक। और 39 में हमने आपसे बताया कि ये सेक्शन जो है ये 2000 में प्रतिस्थापित किया गया।
ठीक है, देखिए ये यूपी एपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत द्वितीयवाद या विचारण के वर्जन हेतु पूर्व निर्णय सुसंगत है? तो किस धारा में है? तो ये सेक्शन 40 में है। हमने ये भी बताया था आपको, ये रेस जुडिकेटा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ कहाँ रेस जुडिकेटा है ये भी हमने बताया। सेक्शन 11 CPC, सेक्शन 300 CRPC, आर्टिकल 20 सब क्लास 2 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन सभी जगह आपके क्या है, रेस जुडिकेटा का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिबंधी निर्णय है? कौन व्यक्तिबंधी निर्णय है? तो देखिए, विवाह विच्छेद के वाद में अंतिम निर्णय, ये क्या है? सर्वबंधी निर्णय है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के वाद में अंतिम निर्णय, ये हो गया। नेक्स्ट, दिवालियापन के वाद में अंतिम निर्णय, और नेक्स्ट नावाधिकरणवाद में अंतिम निर्णय। तो व्यक्तिबंधी निर्णय, पहले तो आप ये पता करिए कि सर्वबंधी निर्णय क्या है। तो व्यक्तिबंधी निर्णय में क्या है? तो दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बाद में अंतिम निर्णय क्या होगा? व्यक्तिबंधी निर्णय। क्यों? क्योंकि जो ये किस सेक्शन से है पहले ये आप समझिए। ये सेक्शन 41 से पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पता होना चाहिए। 41 में हमने बताया था आपको कि सर्वबंधी निर्णय का प्रावधान किया गया है। सर्वबंधी निर्णय के अंतर्गत 4 चीज़ों को रखा गया है। 4 चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोबेट है, विवाह विषयक है, नावाधिकरण विषयक है और दिवाला। ये 4 चीज़ें हैं आपकी। अगर 4 चीज़ें आपको पता है तो देखिए, पहले विवाह विच्छेद ये है आपका, दिवालियापन ये भी है, और नावाधिकरण। तो ये D, C और A ये तो है, बट ये B जो है ये नहीं है। तो ये क्या होगा? व्यक्तिबंधी निर्णय होगा। ठीक है, ये देखिए ये लिखा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अधीन विवाह विच्छेद, दिवालियापन तथा नावाधिकरणवाद से संबंधित अंतिम निर्णय सर्वबंधी निर्णय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये यूपी एपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? ध्यान रहे, नहीं किया गया है पूछ रहा है। तो क्या किया गया है 41 में, इसको आप देख लीजिए। तो क्या किया गया है? प्रोबेट विषयक, नावाधिकरण विषयक, दिवाला विषयक, इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, बट राजस्व विषयक इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये चूँकि पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो नहीं पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। तो नहीं जब पूछा जाए तो सबसे पहले आपको आंसर ये लेना चाहिए क्या है, तो ऑटोमेटिक आपका नहीं जो है वो सामने आपके आ जाएगा। ठीक है, तो राजस्व विषय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है? अब बताइए कौन सा सर्वबंधी निर्णय है? दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। कौन सा है? तो विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, ये आपका सर्वबंधी निर्णय। देखिए यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में वर्णित उपधारणा क्या है? तथ्य की उपधारणा, विधि की खंडनीय उपधारणा, तथ्य और विधि की उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो कौन सी उपधारणा है? ये विधि की अखंडनीय उपधारणा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्क्लूसिव प्रूफ आपका है, निश्चयक सबूत की बात की गई 41 में। जब आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है, प्रिजम्पशन 3 प्रकार का, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ 41 हमने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए, तो विधि की अखंडनीय उपधारणा है, मतलब खंडित नहीं किया जा सकता है, उसके लिए साक्ष्य नहीं ले आया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख परवान लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अधिकथित करता है, जिसका क प्रत्याख्यान करता है।
क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में जिसमें ग ने उसी मार्ग का अस्तित्व अधिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व क्या होगा? सुसंगत है किंतु विबंध के रूप में लागू नहीं होगा, विसंगत है किंतु विचार करने योग्य है, इस बात का निश्चायक सबूत है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। लास्ट है, सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी। सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है। हमने आपसे कहा था कि दृष्टांत जरूर पढ़ लीजिएगा। ये दृष्टांत है आपका कहाँ से? सेक्शन 42 का दृष्टांत है। और एक लाइन मैंने आपसे कहा था कि वो जरूर आप देख लीजिएगा, वहाँ लिखा रहेगा सुसंगत है किंतु निश्चायक सबूत नहीं है। ठीक है, निश्चायक सबूत नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 42 से संबंधित ये थे। नेक्स्ट है, सक्षम न्यायालय के निर्णय, आदेश या अज्ञप्तियाँ। ऑप्शन ए है, वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कभी भी निश्चायक सबूत नहीं होते। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा निश्चायक सबूत होते हैं। नेक्स्ट, वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा तब तक निश्चायक सबूत होते हैं जब तक यह साबित न हो कि वह कपट द्वारा प्राप्त किए गए थे। और लास्ट, वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषयों के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य परंतु निश्चायक सबूत नहीं होते। तो कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निर्णयों में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 में विसंगत है? विसंगत समझिएगा, सुसंगत नहीं, विसंगत है। तो सुसंगत कौन सा है ये आप देख लीजिए। तो क्या सुसंगत होगा? दिवाला है, दिवाला विषयक न्यायालय का निर्णय ये है। विवाह विषयक न्यायालय का निर्णय ये भी है। प्रोबेट विषयक न्यायालय का निर्णय ये भी है। अपराध विषयक न्यायालय का निर्णय यही नहीं है। ठीक है, 3 आपके मिल गए, दिवाला, विवाह, प्रोबेट। तो अपराध विषयक का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही रहेगा, मतलब विसंगत रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब का अभियोजन अ इसलिए करता है कि उसने अ की गाय चुराई है। ब दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात अ उस गाय के लिए जिसे ब ने दोष सिद्ध होने के पूर्व स को बेच दिया था, स पर एक वाद लाता है। ब के विरुद्ध निर्णय क्या होगा? अ और स के मध्य सुसंगत है, अ और स के मध्य विसंगत है, अधिकारिता विहीन है, स के विरुद्ध निश्चायक प्रमाण है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, अ और स के मध्य विसंगत होगा। ठीक है, ये 43 का दृष्टांत है, इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं 43। इस समय जो 34 से 44 सेक्शन आप पढ़ेंगे उसमें जो भी दृष्टांत पढ़ेंगे वो सभी इम्पॉर्टेंट है। अब वहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क अपनी पत्नी ग के साथ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दृष्टांत है। क अपनी पत्नी ग के साथ जारकर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि क की पत्नी ग है, परंतु न्यायालय जारकर्म के लिए ख को दोषसिद्ध करता है। तत्पश्चात क के जीवन काल में ख के साथ द्विविवाह करने के लिए ग अभियोजित की जाती है। ग कहती है कि वह कभी क की पत्नी नहीं थी। ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ग के विरुद्ध विसंगत है, ख के विरुद्ध सुसंगत है, ख और ग के विरुद्ध सुसंगत नहीं है, और लास्ट ग के विरुद्ध सुसंगत है। तो कौन सा होगा? ए, ऑप्शन ए, ग के विरुद्ध विसंगत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए ने बी के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री प्राप्त की है। बी का पुत्र सी परिणाम स्वरूप ए की हत्या कर देता है। उस निर्णय का अस्तित्व क्या होगा? सुसंगत है, अपराध के हेतु दर्शित करने के नाते
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अधीन सुसंगत नहीं है। सी है ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए सुसंगत है, अपराध के हेतु दर्शित करने के नाते, मोटिव। ठीक है, ये आपका दृष्टांत है, हूबहू यही लाइन आपकी ला दी गई है ए ऑप्शन ए में, तो वो ध्यान से पढ़िएगा। तो ये 43 का दृष्टांत है, दृष्टांत डी होगा। ठीक है, तो ये आपका दृष्टांत रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। देखिए हम लोगों ने कवर क्या किया, 34 से 44 तक हमने कवर किया। मैंने आपको पहले पढ़ाया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस सेक्शंस में जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाया कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ाई की है वो सही दिशा में की है और सही ढंग से किया है। और जब आप क्वेश्चन अपने से बताते हैं तो अंदर से एक गौरवान्वित महसूस करते हैं आप। ठीक है, खुशी एक पैदा होती है कि हाँ वाकई में मैंने पढ़ा है और इसका रिज़ल्ट मेरे सामने है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 44 तक पढ़ा। अब हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ेंगे। पहले मैं बताऊंगा आपको कि एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जल्द ही पुलिस एक्ट की नई वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो पुलिस एक्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पुलिस एक्ट का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। पूरी जितनी भी अभी तक मैंने पुलिस एक्ट पर जितनी भी क्लासेस ली हैं वो सभी आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग पुलिस एक्ट ज़रूर देखिएगा और घटना चक्र का ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ एविडेंस में वो भी ज़रूर आप देखिएगा वीडियो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।